देखो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटेंस, उसका लेक्चर नंबर 1। देखो सबसे पहला इसमें एक पॉइंट बताता हूं कि एक वेसल है, एक वेसल है ना, इसका वॉल्यूम 2 लीटर है। इसका जो वेसल है उसका वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है। तो ये बताओ क्या इस वेसल में हम जितना चाहे उतना लिक्विड भर सकते हैं? इस वेसल में हम मैक्सिमम कितना लिक्विड भर सकते हैं लीक करने से पहले? लीक करने से पहले हम इस लिक्विड में जो वेसल में कितना लिक्विड भर सकते हैं? 2 लीटर। इसमें हम आधा लीटर भी लिक्विड भर सकते हैं, 1.5 लीटर भी भर सकते हैं और 1 लीटर भी भर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना लिक्विड भर सकते हैं? तो इसमें हम मैक्सिमम लिक्विड भर सकते हैं 2 लीटर, है ना। 2 लीटर का वॉल्यूम है इसका, तो इस वेसल में हम मैक्सिमम कितना लिक्विड भर सकते हैं? 2 लीटर भर सकते हैं। इससे ज्यादा भरेंगे तो क्या होगा? तो वो लिक्विड लीक करने लगेगा, फैल जाएगा बाहर। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर, ये कंडक्टर है। क्या इसे हम जितना चाहे उतना चार्ज कर सकते हैं? अगर कोई कंडक्टर है तो उसे जितना चाहे उतना चार्ज कर सकते हैं। तो किसी कंडक्टर को भी एक लिमिट तक ही चार्ज दिया जा सकता है। उस लिमिट से अगर किसी कंडक्टर को हम ज्यादा चार्ज देंगे तो वो चार्ज एयर में लीक करेगा और एयर को में लीक करके उस एयर को आयोनाइज कर देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी कंडक्टर को हम जितना चाहे उतना चार्ज नहीं दे सकते हैं, उसको भी एक लिमिट तक ही चार्ज किया जा सकता है। उस लिमिट से ज्यादा चार्ज करने पर वो चार्ज कंडक्टर से एयर में लीक करने लगता है और एयर को आयोनाइज कर देता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर जैसे इसमें हमें मालूम पड़ रहा है कि इस वेसल का वॉल्यूम 2 लीटर है, तो इसमें मैक्सिमम कितना लिक्विड भर सकते हैं लीक करने से पहले? 2 लीटर। क्या इसमें भी अगर इसकी रेडियस दे दिया हमें कि इसकी रेडियस 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है जैसे, तो इस पर इसको हम कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं और जिससे वो लीक ना करे? कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं? इस एक कंडक्टर जिसकी रेडियस 1 मीटर है, तो इसे मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं जिससे ये चार्ज लीक ना करे? लीक करने से पहले हम इस कंडक्टर को कितना चार्ज दे सकते हैं? क्या ये पता लगाया जा सकता है? तो पता लगाया जा सकता है। जानते हो किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, एक पॉइंट बता देता हूं पहले। अगर हम कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम जब चार्ज दें तो इस कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस कंडक्टर को अगर हम चार्ज दें तो इस कंडक्टर को चार्ज देने से इस कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेस देन और इक्वल रहती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से। तो कंडक्टर को उतना चार्ज दिया जा सकता है। कंडक्टर को कितना चार्ज दे सकते हैं कि चार्ज देने से इस कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से कम या बराबर रहे, तो इतना कंडक्टर को हम चार्ज दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंडक्टर को चार्ज देने से, अगर ये कोई कंडक्टर है, इसको चार्ज देने से कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से ज्यादा हो जाता है, तो कंडक्टर इस चार्ज को स्टोर नहीं कर पाता और कंडक्टर इस चार्ज को एयर में क्या कर देता है? लीक कर देता है। कंडक्टर से ये चार्ज लीक हो जाता है और जब कंडक्टर से ये चार्ज एयर में लीक होता है तो इतने इलेक्ट्रिक फील्ड पर वो एयर आपकी आयोनाइज्ड हो जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको? ये वाली बात समझ में आ रही है? हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी कंडक्टर को कितना चार्ज दिया जा सकता है? तो देखो इसमें लेस देन होगा, अगर चार्ज देने से इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन होगा वो तो चार्ज दे ही सकते हैं। अगर इक्वल होगा तो वो मैक्सिमम चार्ज होगा और इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा चार्ज देने से, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से, तो वो चार्ज लीक कर जाएगा।
तो मैक्सिमम चार्ज अगर निकालना है कि इस कंडक्टर को कितना मैक्सिमम चार्ज दिया जा सकता है, तो इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर के बराबर होना चाहिए। तो ये चार्ज देंगे, ये मैक्सिमम चार्ज होगा। तो कितना मैक्सिमम चार्ज होगा तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the on the surface of conductor, on the surface of conductor, E is equal to 1/4πε0 Q चार्ज अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अगर इस कंडक्टर की रेडियस हम r मान लें तो रेडियस का स्क्वायर। अब हम चाहते क्या है कि किसी कंडक्टर को कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं जिससे वो लीक ना करे। तो कितना चार्ज दे सकते हैं तो लीक नहीं करे, तो मैक्सिमम चार्ज पूछ रहा है। लीक ना करे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हो सकता है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। क्यू मैक्सिमम चाहिए, डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है उसकी, 1 मीटर का स्क्वायर, तो 1 मीटर का स्क्वायर। यहां से सॉल्व कर लो, इसको नीचे ले आओ, तो क्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू 3 × 10⁶ डिवाइडेड बाय 9 × 10⁹। तो ये हो गया 1/3 और ये हो गया 10 की पावर ऊपर गया तो -3, इतने कूलम चार्ज। अगर 3 का हम 1 में डिवाइड कर लें तो पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ा लिया, 3 आ गया, 9, फिर 1 आ गया, फिर 1 0 3, तो 0.33 10 की पावर -3 कूलम, 3.3 × 10 की पावर -4 कूलम चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, 3.3 10 की पावर -4 कूलम मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कंडक्टरों को जिसकी रेडियस 1 मीटर है, क्योंकि देखो रेडियस चेंज करोगे तो आपकी क्यू की वैल्यू बदलेगी। समझ में आपको, यहां तक समझ में आया आपको? तो इससे इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किसी कंडक्टर को हम कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं। समझ में आया? इससे कंडक्टर को चार्ज देने से अगर इस ई की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाए तो वो पूरा की पूरा चार्ज वो कंडक्टर स्टोर नहीं कर पाएगा, वो सारा उसका कुछ पार्ट मतलब उस वो कंडक्टर का वो चार्ज कुछ ना कुछ एयर में क्या करेगा, लीक करेगा। ये बात समझ में आई पहले आपको? तो किसी भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया कि किसी भी कंडक्टर को हम एक लिमिट तक ही चार्ज दे सकते हैं। उस लिमिट से अगर हम ज्यादा चार्ज देते हैं तो आपका वो चार्ज एयर में क्या कर जाता है, लीक कर जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये वाला पॉइंट समझ में आया? यहीं से एक पॉइंट बनता है, फिर आगे बढ़ाते हैं। यहां तक क्लियर है पहले आपको ये? ठीक है, नया पॉइंट देखते हैं। ठीक है, देखो इसी टॉपिक के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन इस तरह से आता है, कैन अ चार्ज 1 कूलम बी गिवन टू अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, क्या उसे 1 कूलम चार्ज दिया जा सकता है? तो अब चेक कर लें कि एक मेटालिक स्फीयर बना लें जिसकी रेडियस r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इस कंडक्टर को कितना चार्ज दे रहे हैं, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। तो क्या ये कंडक्टर को इतना चार्ज दे सकते हैं हम, इस जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो देख लें हम क्या निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर R का स्क्वायर। इसकी वैल्यू देख लें कितनी है, 9 × 10 की पावर 9। Q की वैल्यू कितनी रखी है, 1 कूलम दे रखा है। R दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो चेंज करंट 1 × 10 की पावर -2 मीटर। ऐसा सिस्टम में चल रहा है सब। तो 1 × 10 की पावर -2 का और स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं तो 9 × 10 की पावर 9 तो ये है, जो -4 हो गया ऊपर ले जाएंगे तो +4। तो 9 × 10 की पावर कितना आ गया, 13 वोल्ट पर मीटर। तो जो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये E, ये वाला E चार्ज देने से सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो 9 × 10 की पावर 13 वोल्ट पर मीटर आया। ये सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला जो E है वो किससे बड़ा है, बट यहां पर E बड़ा है 3 × 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर से, है क्या नहीं?
और अगर E की वैल्यू किसी कंडक्टर को चार्ज देने से अगर E की वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से बड़ी होती है तो कंडक्टर उस चार्ज को स्टोर नहीं कर पाता है, वो चार्ज एयर में लीक हो जाता है और एयर में लीक होने से वो एयर आयोनाइज हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जिस एक कंडक्टर है उसकी रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है तो क्या उसे 1 कूलाम चार्ज दे सकते हैं? तो आंसर होना चाहिए नो, नहीं दे सकते, क्योंकि 1 कूलाम चार्ज देने से इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हो रही है 9 × 10⁻13 वोल्ट पर मीटर, ये 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर से कैसी है ज्यादा। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पर चार्ज एयर में लीक कर जाता है और एयर को क्या कर देता है? आयोनाइज कर देता है। समझ में आया आपको? तो हम यहां लिख देंगे इस तरीके से आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक देखते हैं। तो इसी में एक क्वेश्चन वगैरह ये बने कि कैन अ चार्ज 1 कूलाम बी गिवन टू अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 100 मीटर। ऐसे 100 मीटर, क्या 1 कूलाम चार्ज इस मेटालिक स्फीयर को दे सकते हैं जिसकी रेडियस 100 मीटर हो? तो देखो अब रेडियस उसने 100 मीटर कर दी, r बराबर 100 मीटर, दैट मींस 10⁻² मीटर। तो यहाँ रेडियस रख दें बेटा यहाँ पे, फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सॉल्व करते हैं। रेडियस 10⁻², उसका क्या होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9 × 10⁹ × 1 × 10⁻4, ऊपर ले गए 9 × 10⁹ -4, तो ये हो गया 9 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, है ना। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है चार्ज को देने से इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, चार्ज को देने से इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है ये E लेस देन है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से। देखो ये 5 पावर है और ये 6 पावर है, तो ये ज्यादा है ना, इससे इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा है ना ये वाला, ये लेस देन है। तो अब ये जो मेटालिक स्फीयर है अगर E की वैल्यू लेस देन 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर आ रही है तो अब ये स्फीयर जिसकी रेडियस 100 मीटर है, अब ये इस 1 कूलाम चार्ज को क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है, अपने पास रख सकता है। ठीक है, लीक नहीं करेगा, क्योंकि E की वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से कम है, तो ये मेटालिक स्फीयर इस 1 कूलाम चार्ज को होल्ड कर सकता है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है। देखो 1 कूलाम चार्ज, जो स्फीयर की रेडियस बहुत छोटी थी 1 सेंटीमीटर, साइज छोटा था, रेडियस छोटी तो साइज छोटा था, तो उसको होल्ड नहीं कर रहा था। और जैसे साइज बढ़ा दिया उस कंडक्टर का 100 मीटर कर दिया, 1 मीटर लगभग इतना होता है, 1 मीटर इतना, तो 100 मीटर तो बहुत बड़ा साइज हो गया उसका, तो वो चार्ज 1 कूलाम चार्ज को वो कंडक्टर क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब किसी जितना बड़ा कंडक्टर का साइज ज्यादा होगा उसमें चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, और कंडक्टर का साइज छोटा होगा तो उसमें चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी कम होगी। समझ में आया? आ रहा है ये वाला पॉइंट? ठीक है, देखो इससे आगे अगर हम देखते हैं, ये समझ में आया आपको पहले? ठीक है, चलो आगे पॉइंट देखते हैं। इसमें तो एक वर्ड आता है हमारा कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। देखो इसमें यहां में इसकी कंपेयरिंग एक वेसल से करूंगा। पहले एक वेसल लिया मैंने, ये मैंने लिखा वेसल, ये मैंने लिख दिया वेसल। वेसल इधर है, इधर कंडक्टर है। वेसल में हम क्या भरते हैं? वेसल में हम भरते हैं लिक्विड, तो यहाँ वेसल की कंपेयरिंग तो कंडक्टर से हो गई। इसमें हम वेसल में भरते हैं हम लिक्विड, है ना, वेसल में हम भरते हैं लिक्विड, और कंडक्टर में हम भरते हैं क्या? चार्ज। कंडक्टर को देते हैं हम चार्ज, तो लिक्विड अमाउंट ऑफ लिक्विड की कंपेयरिंग अमाउंट ऑफ चार्ज से हो गई। इसमें कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड दे रहे हैं, उस भर रहे हैं वेसल में, उसमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हम कंडक्टर को दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा है कि लिक्विड भरने से, लिक्विड के भरने से वेसल में अगर हम लिक्विड भरें तो लिक्विड के भरने से लिक्विड का लेवल क्या होता है? जैसे जैसे हम लिक्विड का अमाउंट बढ़ा चले जाएंगे तो उस वेसल में लिक्विड के लेवल ऑफ लिक्विड क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। तो लेवल ऑफ लिक्विड
लेवल ऑफ लिक्विड यहां रिप्रेजेंट करता है किसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। जैसे एक वेसल है, ये अभी खाली है, कोई लिक्विड नहीं भरा, एक वेसल, और ये कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, ये स्फेरिकल कंडक्टर है ना, और ये एक वेसल है ना। अगर इस वेसल में तुम लिक्विड का अमाउंट बढ़ाते हो तो देखो लिक्विड का अमाउंट कितना, तो इस लिक्विड के अमाउंट को जब तुम बढ़ाओगे तो इस समय लिक्विड का लेवल ये है, ये लिक्विड का लेवल। अगर लिक्विड का अमाउंट बढ़ा दिया तो लिक्विड का लेवल बढ़ गया, घट गया, देखो बढ़ेगा। और लिक्विड का, अब लिक्विड का लेवल ये हो गया। अगर तुम लिक्विड का अमाउंट और बढ़ा दो तो लिक्विड का लेवल और बढ़ गया, अब ये हो गया। अगर तुम लिक्विड का अमाउंट और बढ़ा दो तो लिक्विड का लेवल और बढ़ गया। यहाँ पे आके लिक्विड का लेवल कैसा हो गया? मैक्सिमम। इस जगह पर आके लिक्विड का लेवल कैसा हो गया? लेवल ऑफ लिक्विड, लेवल ऑफ लिक्विड कैसा हो गया? मैक्सिमम। क्या आप और लिक्विड डाल के, ये वेसल हो गया आपका, क्या और लिक्विड डाल के आप इस लिक्विड के वेसल के में लिक्विड के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर तुम और लिक्विड भरोगे इसमें तो वो लिक्विड वेसल से क्या करने लगेगा? एयर में फैलने लगेगा, बाहर फैलने लगेगा। बिल्कुल वैसे इस कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हो, अगर इस कंडक्टर पर कोई शुरुआत में कोई चार्ज नहीं है, इस कंडक्टर को, एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस, स्फेरिकल कंडक्टर उसकी रेडियस r है, अगर तुमने इसको कोई चार्ज नहीं दिया, अगर तुमने इसमें लिक्विड नहीं भरा तो वेसल में लिक्विड का लेवल 0। बिल्कुल वैसे किसी कंडक्टर को कोई चार्ज नहीं दिया तो कंडक्टर का सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो भी 0। कंडक्टर को चार्ज नहीं दिया तो सरफेस पर कितना पोटेंशियल? 0। जैसे जैसे इस कंडक्टर को तुम चार्ज बढ़ाते जाओ, अगर धीरे धीरे इस कंडक्टर को तुम चार्ज देते जाओ तो चार्ज बढ़ते चला गया, तो चार्ज को बढ़ाने से इस कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। अगर आप किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हो, जैसे किसी कंडक्टर को तुमने चार्ज दिया, तो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the surface of conductor, on the surface of conductor, V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q over R। लेकिन स्फेरिकल कंडक्टर, हर एक कंडक्टर के लिए नहीं है ये फॉर्मूला, केवल स्फेरिकल कंडक्टर के लिए है। इस समय स्फेरिकल कंडक्टर पे बात कर लेते हैं। तो चार्ज दे रहे हो, चार्ज 0 है, चार्ज 0 है तो पोटेंशियल भी 0 सरफेस पर। अगर तुम चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो चार्ज बढ़ाने से यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो देखो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कंपेयरिंग किससे करी है? लेवल ऑफ लिक्विड से, है ना। जैसे ही लेवल ऑफ लिक्विड मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद अगर तुम चार्ज ज्यादा दोगे तो चार्ज लीक करता है। बिल्कुल वैसे ही अगर इस कंडक्टर को चार्ज देते हो तो जैसे ही ये चार्ज आपका मैक्सिमम होता है, सॉरी, जैसे ही चार्ज देने से कंडक्टर को चार्ज देने से इसके सरफेस पर पोटेंशियल कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। सरफेस पर इसका पोटेंशियल कैसा जाता है? मैक्सिमम। उसके बाद तुम अगर चार्ज दोगे तो वो चार्ज एयर में लीक करने लगता है, ठीक है। तो वो चार्ज एयर में क्या करने लगता है? लीक करने लगता है। तो एक लिमिट तक ही तुम जब चार्ज दोगे तो सरफेस पर चार्ज देते जा रहे हो तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद तुम फर्दर उसे चार्ज दोगे तो वो चार्ज एयर में लीक करेगा और वो कंडक्टर उस चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखो, शुरुआत में अगर देख रहे हैं तो चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, घट रहा है? तो बढ़ रहा है। तो चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है राइजिंग पोटेंशियल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। राइज कर रहा है, देखो चार्ज दे रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो राइज कर रहा है ना राइट पोटेंशियल। तो किसी कंडक्टर को चार्ज देने से उस कंडक्टर का चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगता है किसके साथ? पोटेंशियल के साथ। ये बात समझ में आती है आपको? फिर आगे बढ़ रहे हैं, अगर इसमें हम आगे बढ़े तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। इसको ध्यान रखना कंपैरिजन को, जो मैंने एक पॉइंट बोला है, जब मैं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाऊंगा
तब इस वाले पॉइंट का बड़ा यूज होगा। बहुत अच्छा पॉइंट बताया मैंने आपको। आगे बढ़ाते हैं, तो ये चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो प्रोपोर्शनल टर्म उठाते हैं, चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उठाते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब इसको उठाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा सी वी। तो यहाँ सी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ सी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका नाम रखा गया है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो देखो यहाँ हमारा वर्ड क्या था, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी किसे कहते हैं, देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर नाम रखा गया। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर किसे कहते हैं, तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर एक फिनोमेना है, ठीक है, और ये एक कांस्टेंट है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, किसी कंडक्टर में मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी। देखो कैपेसिटी मतलब क्षमता है ना, क्षमता, कैपेसिटी का मतलब हिंदी में क्या होता है, क्षमता। तो किसी कंडक्टर में मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होने से पहले, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होने से पहले किसी कंडक्टर में जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है वो उस कंडक्टर की कैपेसिटी कहलाती है। किसी कंडक्टर में जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होने से पहले, जो किसी कंडक्टर में मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है, वह उस कंडक्टर की क्या कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। समझ में आपको कैपेसिटी किसे कहेंगे, समझ में आया। फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैंने देखो ये समझाया आपको, यहां तक आ गए। प्रोपोर्शनलिटी टर्म हटाया तो सी प्रोपोर्शनल टू सी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहेंगे, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई आपको, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जरा अगला पॉइंट समझते हैं। इसमें है C एक कांस्टेंट टर्म, जिसे हम कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहेंगे। तो अब देखो इसमें एक पॉइंट बताऊं, पहले मैं आपको कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की डेफिनेशन पूछता है। डेफिनेशन ऑफ ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म कभी भी आता है तो उसकी डेफिनेशन उसके फॉर्मूले में ही होती है। इसमें इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देन अगर V की वैल्यू हम 1 वोल्ट रखते हैं तो C की वैल्यू कितनी आएगी, C इज इक्वल टू Q। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, तो एक बात बताओ, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, तो इस कंडक्टर का सरफेस का पोटेंशियल कितना हुआ, 0, है ना। कंडक्टर को कोई चार्ज नहीं दिया तो चार्ज नहीं है, तो 0 चार्ज है तो पोटेंशियल भी 0 है। अब इस कंडक्टर को कितना चार्ज दें, इस कंडक्टर को कितना चार्ज दें जिससे इस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाए, तो इस समय कितना है, 0। तो कितना चार्ज देने इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो। ये राइजिंग पोटेंशियल है, राइजिंग पोटेंशियल, समझ में आपको। तो 0 पोटेंशियल, कितना चार्ज दें जिससे इस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना बढ़ जाए, 1 वोल्ट बढ़ जाए। तो जिस चार्ज को देने से किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है, उस चार्ज के इक्वल ही होता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो देखो डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, सी का नाम क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, उस अमाउंट ऑफ चार्ज के इक्वल है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर उस अमाउंट ऑफ चार्ज के इक्वल है जिसे कंडक्टर को देने से उस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना बढ़ जाता है, 1 वोल्ट बढ़ जाता है। आप इसी को डेफिनेशन में लिख दो, यही डेफिनेशन है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या है, तो आप ये लिख सकते हो कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ charge, is the amount of charge on the conductor,
conductor so that its potential becomes unity. Its potential unit becomes unity. Capacitance of conductor is the amount of charge on the conductor so that its potential becomes unity. ये डेफिनेशन लिखनी है इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे पॉइंट सुनते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर के बारे में। यहाँ तक समझ में आएगा आपको ये कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। सो दैट ये तो C एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो देखो C अगर कांस्टेंट टर्म है तो C बराबर Q अपॉन V लिख सकते हैं। C इज इक्वल टू निकाले तो Q अपॉन V, और C कैसा टर्म है कांस्टेंट, तो Q और V का रेशियो कैसा रहता है, ये देखो कांस्टेंट रहता है। C और V का रेशियो कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट टर्म को हमने नाम दिया है C, है ना? तो क्या C की वैल्यू Q की वैल्यू और V की वैल्यू पर डिपेंड करती है? क्या C इस कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर C की जो वैल्यू है क्या वो Q की वैल्यू और V की वैल्यू पर डिपेंड करती है? अगर हम Q इंक्रीज कर दें तो क्या उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस C इंक्रीज हो जाएगा? तो आंसर है कि C इज इंडिपेंडेंट। C Q और V से कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। C कैसा होता है? Q और V से इंडिपेंडेंट होता है। लैंग्वेज में नहीं लिख रहा, बस बोल देता हूं। ठीक है, आप लैंग्वेज लिखना, नोट्स में से देखना, जो मैं नोट्स भेजता हूं उसमें से देख लेना। ठीक है, नोट्स पीडीएफ में से देखो, समझा रहा हूं उसके बाद। C एक कांस्टेंट टर्म है, तो C की वैल्यू Q और V से कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है। Q और V से क्यों इंडिपेंडेंट होती है? तो अगर आप Q को इंक्रीज करोगे, तो V की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर आप Q को इंक्रीज करोगे तो V की वैल्यू इस तरीके से इंक्रीज होगी कि Q और V का रेशियो कैसा बना रहे? कांस्टेंट बना रहे। अगर आप Q की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो V की वैल्यू ऑटोमेटिक अपने आप इस तरह से इंक्रीज होगी कि Q और V का रेशियो कैसा बना रहे? कांस्टेंट। तभी तो C कांस्टेंट टर्म होगा, तभी तो उसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वर्ड कह रहे हो आप। तो C की वैल्यू Q और V से कैसी है? इंडिपेंडेंट। अच्छा, अगर C की वैल्यू Q और V से इंडिपेंडेंट है ना, तो देखो अगर जैसे मतलब समझा देता हूं, Q बराबर 2 कूलम, तो मान लो 2 कूलम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल बढ़ता है 1 वोल्ट। 2 कूलम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ता है। लेट कर लिया, तो Q अपॉन V का रेशियो कितना हुआ? 2/1। तो कितना हो गया भाई? ये 2, रेशियो कितना है? अगर हम इस चार्ज की वैल्यू 4 कूलम कर तो क्या चार्ज बढ़ा दिया आपने, तो चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो चार्ज अगर हमने बढ़ाया तो पोटेंशियल अपने आप ऑटोमेटिक इस तरह से बढ़ेगा कि Q और V का रेशियो कैसा है? कांस्टेंट रहे। तो चार्ज अगर 2 कूलम से बढ़ा के तुमने 4 कूलम किया तो पोटेंशियल कितना बढ़ गया? तो 2 कूलम चार्ज बढ़ाने से 1 वोल्ट का इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर Q और V का रेशियो फिर देखें, तो Q की वैल्यू कितनी है? 4, और V की वैल्यू कितनी है? 2, तो कितना आया? 2। तो Q और V का रेशियो कैसा रहा? कांस्टेंट रहा। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसी को तो हम C बोलते हैं। तो C की वैल्यू Q और V की वैल्यू से कैसी है? इंडिपेंडेंट। Q की वैल्यू चेंज हो गई, फिर भी आपका V की वैल्यू भी चेंज हो गई, लेकिन C कैसा रहा? कांस्टेंट रहा। तो अगर हम Q और V के बीच में ग्राफ बना, यहाँ पर ये V और ये Q, इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ भी बनाते हैं तो ये ग्राफ कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपेसिटेंस C को। और इसके एवरी पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर C की वैल्यू कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कैसे सर? तो देखो अगर यहाँ पर Q 2 कूलम और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट। पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट। अगर आपने चार्ज बढ़ाया 4 कूलम, तो यहाँ पे इस जगह पे 4 कूलम, पोटेंशियल भी बढ़ गया कितना? 2 वोल्ट। तो आप A पॉइंट पर और B पॉइंट पर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लो। A पॉइंट पर कैपेसिटेंस निकालना है तो देखो ये हो गया एट पॉइंट A,
एट पॉइंट ए पर चार्ज कितना है 2 कूलम, ए पॉइंट पर चार्ज 2 कूलम, पोटेंशियल 8 वोल्ट। तो सी निकाला तो 2। फिर ऐसे इस वाले पॉइंट बी पॉइंट पे निकाले तो एट पॉइंट बी चार्ज कितना हो गया 4 कूलम, पोटेंशियल है 2 वोल्ट, चार्ज कूलम 2 वोल्ट, क्यू पर फी भी निकाला फिर 2 वोल्ट। तो सी इस पूरे ग्राफ पर सी को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ, और सी इस वाले पॉइंट पर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझ में आया आपको? ये एक ग्राफ बनाता है क्यू और बी में तो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, तो एक पॉइंट हो गया सी क्यू और वी से इंडिपेंडेंट होता है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। सी की वैल्यू शेप और साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर किस पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करता है। जितना कंडक्टर का साइज ज्यादा होगा उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी ज्यादा होगी तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा। चार्ज के स्टोर करने की एबिलिटी को ही तो कैपेसिटी बोलते थे। तो उसमें कितना चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटेंस से। कितनी है भाई, कैपेसिटी किसे कहते हैं, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी उस कंडक्टर की कैपेसिटी कहलाती है। अब किसी कंडक्टर की कैपेसिटी है कितनी, वो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर से। ऑलराइट, समझ में आया है यहां तक? तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर किस पर डिपेंड करता है, साइज पर और शेप पर डिपेंड करता है। एंड सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि कंडक्टर किस मीडियम में रखा है, उसके कंडक्टर के चारों ओर मीडियम कौन सा है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इस बात पर भी डिपेंड करता है। अभी इस बात को समझाऊंगा अभी, है ना। लेकिन कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना है, कंडक्टर किस मटेरियल का बना है इस बात पर डिपेंड नहीं करता। किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कंडक्टर के नेचर ऑफ कंडक्टर ऑफ मटेरियल्स पर डिपेंड नहीं करता है। बिल्कुल देखो समझाता हूं इसको कि क्यों डिपेंड नहीं करता। समझ में आया पहले यहां तक? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन का जवाब दो। मेरे पास एक वेसल है, ये मान लो ये वेसल एल्युमिनियम का बना हुआ है ना? ये एल्युमिनियम का वेसल है और इसका वॉल्यूम 2 लीटर है। इसका वॉल्यूम 2 लीटर है। मेरे पास एक और वेसल है बिल्कुल सेम शेप का और सेम साइज का, दोनों का शेप और साइज सेम है। इसका भी वॉल्यूम 2 लीटर है और वॉल्यूम भी सेम है, सॉरी शेप और साइज दोनों सेम। बस ये एल्युमिनियम का बना हुआ था और ये कॉपर का बना हुआ है। और एक और है मेरे पास वेसल, उसका भी वॉल्यूम 2 लीटर है, शेप और साइज सेम, लेकिन ये गोल्ड का बना हुआ है, गोल्ड का। अब मेरे को बताओ इसमें किस वेसल में लिक्विड स्टोर करने की एबिलिटी ज्यादा है, कौन सा वेसल लिक्विड ज्यादा स्टोर कर सकता है बिफोर लीक करने से पहले। तो भैया इसका शेप और साइज बिल्कुल सेम है, सिमिलर, बस मटेरियल अलग अलग है। तो इसमें भी 2 लीटर लिक्विड आएगा मैक्सिमम। इसमें भी लिक्विड को स्टोर करने की एबिलिटी 2 लीटर है, इसमें भी लिक्विड की स्टोर करने की एबिलिटी 2 लीटर है, इसमें भी लिक्विड को स्टोर करने की एबिलिटी कितनी है, 2 लीटर है। ऑलराइट, तो ये एक पॉइंट सुना। तो इसके बेसिस पर ही हम कह रहे हैं अगर हमारे पास 3 कंडक्टर हैं डिफरेंट मटेरियल्स के, बट उनके शेप और साइज कैसे हैं, बिल्कुल सेम है। शेप और साइज कैसे, साइज एंड शेप, साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर बिल्कुल कैसे हैं, सेम, शेप और साइज सेम, बस डिफरेंट क्या है मटेरियल का। मान लो ये एल्युमिनियम का है, ये कॉपर का है, ये गोल्ड का है। तो बताओ किसमें चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, दैट मींस किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि कैपेसिटेंस एल्युमिनियम का, कैपेसिटेंस कॉपर का, सॉरी, और कैपेसिटेंस गोल्ड का, क्योंकि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर नेचर ऑफ मटेरियल्स पर डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स कंडक्टर किस मटेरियल का बना है इस बात पर डिपेंड नहीं करता। सही है, वो डिपेंड करता है शेप और साइज पर, वो डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम पर, क्यू और वी से इंडिपेंडेंट होता है,
और नेचर ऑफ मटेरियल से भी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अच्छा इससे एक पॉइंट और पूछ लेता हूं यहां पर, एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं आपसे, एक क्वेश्चन पूछ लूं, जरा समझो। एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का कोई चार्ज नहीं है, इस कंडक्टर को, ये अनचार्ज कंडक्टर है, अनचार्ज कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने कोई चार्ज नहीं दिया तो सरफेस ऑफ पोटेंशियल भी कितना हुआ, 0। तो बताओ इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा, 0। क्या इस कंडक्टर को अगर हमने कोई चार्ज नहीं दिया, अभी इस कंडक्टर को उन्होंने कोई चार्ज भरा ही नहीं, दिया ही नहीं, तो क्या इस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना होना चाहिए? तो मोस्टली बच्चे सोचते हैं चार्ज भरा ही नहीं है उसने तो कैपेसिटेंस 0 होगा। तो एक बात बताओ, एक मेरे पास वेसल है, ये वेसल, इसका वॉल्यूम 2 लीटर है, तो इसमें इस वेसल की कैपेसिटी कितनी है, लिक्विड आने की कैपेसिटी, इसका वॉल्यूम 2 लीटर और इसमें कोई लिक्विड नहीं डाला, तो लिक्विड नहीं भरा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस वेसल की कैपेसिटी, लिक्विड आने की जो कैपेसिटी है वो 0 है। भाई तुमने नहीं भरा अगर लिक्विड इसके अंदर, तब भी तो इसकी कैपेसिटी 2 लीटर ही है। अगर तुम इसमें लिक्विड भर भी दो, आधा लीटर लिक्विड भर दिया, मान लो आधा लीटर भर दिया, तो अब वेसल की कैपेसिटी बताओ, इसी वाले वेसल की कैपेसिटी बताओ। तो ऐसे थोड़ी कि आपने आधा लीटर लिक्विड भरा है तो इसका मतलब ये थोड़ी इस वेसल की कैपेसिटी आधा लीटर है। कैपेसिटी का मतलब है वो वेसल मैक्सिमम कितना लिक्विड स्टोर कर सकता है लीक करने से पहले, वो उस वेसल की कैपेसिटी कहलाती है, लिक्विड स्टोर करने की कैपेसिटी। तो इस वेसल का वॉल्यूम 2 लीटर है, तो इसमें लिक्विड, इस वेसल में मैक्सिमम कितना लिक्विड स्टोर करने की एबिलिटी है, 2 लीटर। तो इसका कैपेसिटेंस तो 2 लीटर एक कांस्टेंट टर्म है, 2 लीटर, इसकी कैपेसिटी तो 2 लीटर है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, लिक्विड स्टोर करने की कैपेसिटी 2 लीटर है। तो चाहे तुम इसमें आधा लीटर लिक्विड भरोगे तब भी कैपेसिटी 2 लीटर रहेगी, चाहे आप इसमें 10 लीटर लिक्विड भरोगे, सॉरी 1 लीटर लिक्विड भरोगे तो भी उसकी कैपेसिटी 2 लीटर रहेगी, और तुम बिल्कुल भी नहीं भरो, खाली रखो, तब भी उसकी कैपेसिटी 2 लीटर रहेगी। तो कैपेसिटी एक कांस्टेंट, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर एक कांस्टेंट टर्म होता है, वो तभी चेंज होता है जब कंडक्टर का हम शेप और साइज चेंज करते हैं, सराउंडिंग मीडियम चेंज करते हैं, और एक और होता है, ये बताऊंगा आगे। कैपेसिटेंस कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है, 3 पर, शेप एंड साइज पर, सराउंडिंग मीडियम पर, एक पॉइंट और है, उसे अभी मैं आगे समझाऊंगा। कितना है, किससे इंडिपेंडेंट होता है, क्यू और वी की वैल्यू से इंडिपेंडेंट होता है, नेचर ऑफ मटेरियल से इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर किसी कंडक्टर को हमने कोई चार्ज नहीं दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस 0 होगा, ठीक है ना, उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कांस्टेंट टर्म है। समझ में आया आपको, चार्ज दो या ना दो उसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस है, उसकी एबिलिटी स्टोर करने की एबिलिटी, कंडक्टर को चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी उस कंडक्टर की कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। समझ में आया, ये वाली बात समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम टॉपिक यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। देखो सी की जो कैपेसिटेंस की यूनिट है वो साइंटिस्ट के नेम पर रखी गई फैराड, फैराड इसकी यूनिट होती है। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में C की यूनिट है फैराड, फैराड, ठीक है। C की यूनिट है फैराड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। इसकी होती है कूलाम और इसकी होती है वोल्ट। तो फैराड बराबर होता है कूलाम पर वोल्ट के, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट, अगर सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट देखें, सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट लिख सकते हैं हम स्टेट फैराड, स्टेट फैराड इज इक्वल टू स्टेट कूलाम अपॉन स्टेट वोल्ट। अगर इन दोनों में रिलेशन देखना चाहें, रिलेशन बिटवीन फैराड एंड
स्टेट फैराड। अगर इसमें रिलेशन देखना चाहें तो आप इसको ले लीजिए, फैराड इज इक्वल टू कूलाम पर वोल्ट। देखो जब हमने चार्ज वाला कूलाम्स लॉ में पढ़ा था चार्ज के बारे में, तब मैंने बताया था एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। ये तो याद करने के लिए कहा था। जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पढ़ा था चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रीड किया था, तब हमने रीड किया था कि एक वोल्ट में 1/300 स्टेट वोल्ट होते हैं, स्टेट वोल्ट। ये हमने रीड किया था। तो आप ये मैंने एक कूलाम वाले में पढ़ाया चैप्टर में, और ये पोटेंशियल वाले में प्रूव करके दिखाया था इसको, जैसे इसको प्रूव कर रहा हूं वैसे ही। तो देखो फैराड तो फैराड ही रहने दो, आप कूलाम की जगह पे लिख लो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, और वोल्ट की जगह पे लिख सकते हो 1/300 स्टेट वोल्ट। इसको ऊपर ले जाओ तो 9 × 10⁻11 हो जाएगा, और स्टेट कूलाम बटे स्टेट वोल्ट को लिख सकते हैं, स्टेट कूलाम बटे स्टेट वोल्ट को लिख सकते हैं स्टेट फैराड। तो एक फैराड में इतने स्टेट फैराड होते हैं। तो ये हमें याद करने का एक पॉइंट हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये वैसे तो हम फैराड इसकी यूनिट होती है, ऐसा सिस्टम में इसकी यूनिट फैराड होती है, लेकिन जैसे चार्ज को हम कूलाम में, माइक्रो कूलाम में, पीको कूलाम में, नैनो कूलाम में यूज करते हैं, ऐसे ही कैपेसिटेंस माइक्रो फैराड में, पीको फैराड में, नैनो फैराड में होता है। तो एक माइक्रो फैराड ऐसे आई तो 10⁻⁻6 फैराड, एक नैनो फैराड आई तो 10⁻⁻9 नैनो फैराड, एक पीको फैराड आई तो 10⁻⁻12 फैराड। कभी कभी मिली फैराड भी आता है, मिली फैराड, स्मॉल m बनाएगा तो मिली फैराड, 10⁻⁻3 फैराड, ऐसे है ना। तो ये लर्न होना चाहिए, माइक्रो फैराड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड, ठीक है। ये कैपेसिटेंस की यूनिट हो गई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इससे एक क्वेश्चन यहाँ पूछता हूँ। देखो यहाँ बहुत से बच्चे उत्साह में, है ना, जोश के कारण कुछ गलती करते हैं। उस क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन कैसे गलती करते हैं, इस जगह में गलती करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी माइक्रोफैराड इन 1 फैराड। एक क्वेश्चन तो ये है, हाउ मेनी माइक्रोफैराड इन 1 फैराड, हाउ मेनी माइक्रोफैराड इन 1 फैराड। एक क्वेश्चन ये आता है, और एक क्वेश्चन ये आता है, हाउ मेनी फैराड इन 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, हाउ मेनी फैराड इन 1 माइक्रोफैराड। तो देखो अगर ये क्वेश्चन है, ये हाउ मेनी फैराड इन 1 माइक्रोफैराड, तो 1 माइक्रोफैराड में कितने फैराड, तो 10⁻⁻6 फैराड। इसका आंसर तो ये है। हाउ मेनी फैराड इन 1 माइक्रोफैराड, एक माइक्रोफैराड में कितने फैराड, तो एक माइक्रोफैराड में 10⁻⁻6 फैराड। लेकिन कभी ये क्वेश्चन ज्यादा आता है, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा, हाउ मेनी माइक्रोफैराड इन 1 फैराड, एक 1 फैराड में कितने माइक्रोफैराड, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मोस्टली बच्चे जल्दीबाजी में ये लिख देते हैं, माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड। आप चेक कर लो इसको, इजी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत टफ है, बस कुछ बच्चे गलती करते हैं। तो फैराड निकालें यहां से, तो आप इसको इसके नीचे ले आइए, 1 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6 ऊपर ले जाइए। तो एक फैराड में ऊपर लाओगे तो प्लस के 10⁻6 माइक्रोफैराड, एक फैराड में 10⁻6 माइक्रोफैराड होते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हमने यूनिट पढ़ ली, सीजे सिस्टम, एसआई सिस्टम, है ना, और ये भी बता दिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, एक पॉइंट पढ़ रहे हैं पहले, है ना, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, इसको पढ़ रहे हैं।
कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक, मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और ये कंडक्टर एयर में प्लेस्ड है। ये स्फेरिकल कंडक्टर कहां प्लेस्ड है? एयर में प्लेस्ड है। ठीक है, जब इस कंडक्टर पर चार्ज जीरो होगा, इफ अगर इस कंडक्टर पर चार्ज जीरो है तो उसके सरफेस पर पोटेंशियल भी जीरो होगा। लेकिन जब इस कंडक्टर को हम चार्ज देंगे, है ना, तो अगर ये चार्ज, ये जो कंडक्टर है वो चाहे हॉलो स्फेरिकल हो या सॉलिड कंडक्टर हो, सारा के सारा चार्ज हम किसी कंडक्टर को देते हैं तो सारा के सारा चार्ज उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर, स्फेरिकल कंडक्टर होगा तो आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमने इस कंडक्टर को कितना चार्ज दिया? Q, और इस Q चार्ज को देने से इसके सरफेस पर एक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर इस कंडक्टर को हमने Q चार्ज दिया, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the surface of conductor, on the surface of a spherical conductor, V is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q over radius r। ठीक है सर, हम कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर के लिए डेफिनेशन फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं, आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो देखो बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C बराबर Q ओवर V। ये Q कौन सा है? जो कंडक्टर को चार्ज दिया, और इस कंडक्टर को चार्ज देने से इसके सरफेस में जो पोटेंशियल डेवलप हुआ वो V। कंडक्टर को चार्ज दिया, इसके सरफेस में पोटेंशियल डेवलप हुआ V। तो हमने कंडक्टर को कितना चार्ज दिया? Q, और Q चार्ज देने से इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ? इतना। अगर इस V की वैल्यू यहां रख दें तो देखते हैं C की वैल्यू। कंडक्टर को चार्ज तो कितना दिया हमने? Q, तो वो लिख लिया हमने। इस कंडक्टर को जो चार्ज दिया वो यहां आएगा, इस चार्ज को देने से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ वो ये रहा। तो Q चार्ज दिया और पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस हुआ? ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ओवर r। Q से तो Q कैंसिल हो गया, ये ऊपर ले गए तो C इज इक्वल टू आया 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये देखो, है ना। लेकिन जानते हो ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब कंडक्टर एयर में प्लेस्ड हो, उसका सराउंडिंग मीडियम क्या हो? सराउंडिंग मीडियम क्या हो? एयर। तब अगर आपका इस कंडक्टर के अराउंड, अगर ये कोई कंडक्टर, इसके अराउंड कोई मीडियम है, इसके सराउंडिंग में क्या है? कोई मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसका नाम याद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, है ना। एक मीडियम है, अगर ये कंडक्टर है जिसकी रेडियस r है, इसको हमने चार्ज दिया, सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ऐसे Q चार्ज दिया, इसको भी कितना चार्ज दिया हमने? Q। लेकिन अब उसके मीडियम के, उस कंडक्टर के चारों तरफ मीडियम कौन है? कोई मीडियम है, एयर नहीं, एयर को रिप्लेस करके कोई मीडियम लिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K है। तो अब क्या चेंज आएगा इस कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर में? तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम मीडियम लेके आते हैं, मीडियम ले आएंगे तो इसके सरफेस जो पोटेंशियल आएगा वो अब ये होगा K, Q ओवर कैपिटल R। ये K आ जाता है, याद है आपको? यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो ये भी ले सकते हो आप, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। फ्री स्पेस मतलब एयर, वैक्यूम, तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। और केवल अगर एप्सिलॉन लिख दें, केवल एप्सिलॉन, तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाता है। और ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से कितने टाइम्स ज्यादा है? तो K टाइम्स ज्यादा है। ये रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, पीछे पढ़ाया मैंने आपको, है ना। तो आपका V की वैल्यू जब मीडियम लेके आएंगे तो V की वैल्यू इतनी हो जाएगी, इतनी कह दो Q ओवर कैपिटल R। एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट K, है ना। तो आप एप्सिलॉन नॉट K, इस एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट K ले सकते हो। K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम।
ठीक है। तो अगर ये देखो, अगर v की वैल्यू आप ये पुट करोगे, यहाँ क्या लगा लोगे, k लगा लोगे जगह पे, तो यहाँ k आ जाएगा। तो c इज इक्वल टू 4πε0 k r आएगा, ऐसे आएगा। ये कब है, जब आपका सराउंडिंग मीडियम कोई ना कोई मीडियम हो उसमें, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। तो देखो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का जो फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें ये टर्म तो कैसा है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, बहुत से बच्चे इसकी वैल्यू 4πε0 देखते ही 9 × 10⁻9 लिख देते हैं। देखो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 थी, है ना, लेकिन अगर 4πε0 की वैल्यू देखें तो 1/9 × 10⁻9 होगी। इसलिए जो c का जो फॉर्मूला बनेगा, इसकी वैल्यू पुट करें कभी भी तो 4πε0 की वैल्यू 1/9 × 10⁻9 आएगी। कांस्टेंट टर्म इसकी मल्टी रेडियस ऑफ द सर्कल, ये है ना। तो c की वैल्यू यहां किस पर डिपेंड कर रही है, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए c की जो वैल्यू है वो रेडियस के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो यहां से ये प्रूफ होता है कि किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसके शेप और साइज पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है। जितना रेडियस ज्यादा बढ़ेगा कंडक्टर का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे r बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस बढ़ेगा दैट मींस उसमें चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये बात समझ में आई? अच्छा, C और R के बीच में अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, C और R के बीच में हम ग्राफ बनाना चाहें तो C और R के बीच में हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ये आपका R ले लिया और ये C, तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? C और R के बीच में ग्राफ बनाए तो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि C और R में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है। अच्छा, C की वैल्यू देखो यहां से, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R तो है, या C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तो है K, और जो K है, जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। तो अगर हम इस कंडक्टर को एक ऐसे मीडियम प्लेस करें जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट लार्ज है, तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट लार्ज होगा तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ेगा घटेगा, तो बढ़ेगा। तो कंडक्टर का कैपेसिटेंस साइज और शेप पे डिपेंड करता है, एक पॉइंट हो गया। किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है, दैट मींस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, दो हो गए। तो यहां से हम, ये बात समझ में आई पहले आपको, यहां से 2 पॉइंट बोल सकते हैं, क्लियर है? ये बात समझ में आई? अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और बोल दूं इसी में, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर है? ठीक है, एक पॉइंट और समझाता हूं। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस of conductor depend upon following factor, एक ये मैं बता चुका हूं, सब लिख दे रहा हूं बस, केवल ऑन द साइज ऑफ द कंडक्टर, साइज ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पे देखो C प्रोपोर्शनल टू R नहीं आ रहा, इससे हम बोल सकते हैं साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ेगा। दूसरा, ऑन द मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर, C प्रोपोर्शनल टू K। अगर हम कंडक्टर को एक ऐसे मीडियम प्लेस करते हैं जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट लार्ज है, तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, अभी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। देखो इन दोनों को तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको, यहाँ पे इस फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है, जब हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ाएंगे तब ये पॉइंट समझ में आएगा। अभी हल्का बस सुन लो, पर इंपॉर्टेंट काफी है ये वाला। ऑन द प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर, ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर नियर इट, on the presence of the
अदर कंडक्टर नियर इट। ठीक है, इसको सुनते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। डायरेक्टली समझा पाऊंगा अभी, इसको पूरी अच्छी तरीके से समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे तब इसे एक्सप्लेन कर दूंगा पक्का 100%। ठीक, जरा समझो इसका मतलब क्या है तीसरे पॉइंट का। एक तो हम कंडक्टर का, ये कोई कंडक्टर है किसी भी शेप का ले लो, मैंने एक प्लेट ले ली, कंडक्टिंग प्लेट ले ली, है ना। एक तो इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है शेप और साइज पर। अगर हम शेप और साइज बढ़ाएंगे तो उस कंडक्टर में उस चार्ज स्टोर करने के बेटी दैट मींस कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। दूसरा, कंडक्टर, किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है। जितना, अगर हम कोई मीडियम ले रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लार्ज है, उसमें अगर मीडियम कंडक्टर को प्लेस कर देंगे तो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ना साइज बढ़ाएं ना मीडियम चेंज करें, फिर भी उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ जाए, बिना साइज इंक्रीज करें, विदाउट साइज इंक्रीज करें, विदाउट मीडियम चेंज करें? क्या हम किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं? तो देखो मेरे पास, मैं अभी डायरेक्टली बता रहा हूं, सुनना, ये कंडक्टर ए है ना, ये कंडक्टर है मेरे पास एक, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगा दिया मैंने, है ना। इस कंडक्टर को मैंने क्यों चार्ज दिया, और जब किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल भी डेवलप होता है, तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो गया अभी। तो ये चार्ज कंडक्टर है ए, मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है ए, उस पर कितना चार्ज है क्यू, उसका पोटेंशियल कितना है वी। ये कंडक्टर को मैक्सिमम चार्ज दिया है, इससे ज्यादा चार्ज देंगे तो वो लीक करने लगेगा, तो ये मैक्सिमम चार्ज स्टोर किया है ना। तो इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस सी बराबर कितना, क्यू अपॉन वी, सी रहा कितना, क्यू अपॉन वी। तो इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस हो गया, है ना। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, इस कंडक्टर के नियर अगर हम एक क्या रख देते हैं, ये फर्स्ट केस हो गया। इस कंडक्टर के नियर अगर हम क्या कर देते हैं, इस कंडक्टर के नियर जिस पे चार्ज है, ये कंडक्टर ए है, ये चार्ज कंडक्टर है ए, इस कंडक्टर के नियर अगर हम एक अनचार्ज प्लेट रख देते हैं, ये इसके नियर एक अनचार्ज कंडक्टर रख देते हैं, दूसरा अनचार्ज्ड कंडक्टर। तो जानते हो इस कंडक्टर का जो अनचार्ज कंडक्टर इसके नियर रखा है, ये क्या करता है, ये इसको रखने से, इस कंडक्टर को बी को रखने से कंडक्टर ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। इस कंडक्टर ए का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बस पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही इस चार्ज कंडक्टर के नियर कोई अनचार्ज कंडक्टर रखेंगे तो इसे रखने से इस कंडक्टर ए का, अनचार्ज कंडक्टर को रखने से कंडक्टर ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो ये तो जब पोटेंशियल डिक्रीज हो गया लेकिन चार्ज कांस्टेंट रहा, तो देखो C बराबर Q अपॉन V, ये तो कांस्टेंट रहा, और V डिक्रीज हो गया, V क्या हो गया, डिक्रीज, तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इस कंडक्टर को A के नियर रखने से कंडक्टर A के चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंडक्टर A का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, और कंडक्टर A का पोटेंशियल घटने से कंडक्टर A का, ये सब कुछ कंडक्टर A का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो कंडक्टर A का जो कैपेसिटेंस है वो किस पर भी डिपेंड कर रहा है, इस कंडक्टर के नियर कोई अंडर कंडक्टर है उसकी प्रेजेंस पर भी डिपेंड करता है। सर ये कैसे हो गया, तो ये देखो ऐसे करने से ये क्या बन दिख रहा है आपको, एक प्लेट ये हो गई कंडक्टिंग प्लेट, ये कंडक्टिंग प्लेट ये हो गई, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये। तो ये प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यही प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, लेकिन अभी नहीं कर रहा, अभी तो मैं आपको बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर जो है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पर, सराउंडिंग मीडियम ऑफ द कंडक्टर,
और तीसरा है ऑन द प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर नियर इट। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट मैंने नया बताया आपको। ठीक है ना, कैसे? तो इस तरह से अगर क्वेश्चन ये पूछता है एक अनचार्ज कंडक्टर है, उसके नियर एक अनचार्ज कंडक्टर रख दें, तो कंडक्टर ए के कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप कहोगे इस अनचार्ज कंडक्टर को रखने से ए का चार्ज कांस्टेंट रहता है, ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और ए का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। सर ये समझ में ही नहीं आया, तो बेटा इतना सुन लो, अभी जब मैं प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा तो 100% समझ में आएगा ये वाला पॉइंट। क्लियर है? ये वाली बात समझ में आई पहले आपको? ये कैपेसिटेंस, और किससे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इंडिपेंडेंट रहता है, तो क्यू और वी की वैल्यू से इंडिपेंडेंट रहता है ना। लेकिन वो तब तक है जब तक उसमें रिलेशन कैसा रहे, ऐसा, ये रिलेशन ऐसा है, ऐसा। ठीक है ना, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी रहे, है ना, तब तक वो सही है। तो सी क्यू और वी की वैल्यू से इंडिपेंडेंट रहेगा। सही बेटा आपको? और सी की वैल्यू कैपेसिटेंस ऑफ सी की वैल्यू इंडिपेंडेंट रहती है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर से भी। सी की वैल्यू नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर से भी इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? फिर देखते हैं आगे।